पश्चिम बंगाल की यह पवित्र माटी सृष्टि के आदिकाल से पश्चिम बंगाल का एक स्वर्णिम अतीत रहा है। देश, धर्म और संस्कृति की जब जब रक्षा करने की बात आई, जब जब देश पर कोई संकट आया, तो पश्चिम बंगाल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। और अब भी जब पूरा देश एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में जब पूरा भारत अंगड़ाई ले रहा है, तो पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ी भूमिका 9 अगस्त के दिल्ली के आंदोलन में निभाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अपने अपने जिलों से, तहसीलों से लगातार पिछले 5, 7, 10 वर्षों से जो भाई बहुत श्रद्धा से इस अनुष्ठान के साथ जुड़े हैं, अब कोई ऐसा जिला बाकी नहीं रहा है पश्चिम बंगाल का। करीब आधा बंगाल का तो मैं खुद दौरा कर चुका हूं। कोई जिला ऐसा नहीं बचा है। अब लगभग सभी तहसील तक संगठन पूरी मजबूती से खड़ा हो चुका है। अब हमें गांव तक जाना है। आप सब भाई बहनों को सकल भाई बंधेरा अमार हृदय থেকে प्रणाम। थोड़ा थोड़ा बंगाली भालोबासा। तो अभी मुझे बांग्ला समझ में तो आने लग गया। 2-1 महीना इधर पश्चिम बंगाल में रहना पड़ेगा तो बोलना भी आ जाएगा। भारत की भाषाओं को हमें सम्मान देना ही चाहिए। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को हम सम्मान देते हैं, अपने देश की मिट्टी को सम्मान देते हैं, तो ये हमारे भीतर आत्मगौरव जागृत होता है। हमारे सामने बहुत प्रश्न हैं और अपने आंदोलन का सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल, हमारे लिए सबसे कठिन समस्या ये है कि हमें उन 99% लोगों के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, उनको हक दिलाना है जो लगभग 2 वक्त की रोटी के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं। सरकार की सारी आर्थिक नीतियां, सरकार की सारी पॉलिसीज, सरकार का पूरा तंत्र वो 1% भी नहीं, 0.01% लोगों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करता है। अर्थात एक तरफ करीब 125 करोड़ भारतीयों की जितनी इकोनॉमिक वेल्थ है, कहने को 121 करोड़ है, वास्तविकता के धरातल पर करीब 125 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। एक तरफ 125 करोड़ भारतीय और एक तरफ मात्र 1 लाख लोगों की इकोनॉमिक वेल्थ बराबर है। एक तरफ 99.99% लोग और दूसरी तरफ 0.01% लोग इतने ताकतवर हैं कि उतनी ताकत 99% लोगों के पास भी नहीं है। ऐसा तो ऐसे ही देश में हो सकता है जिस देश में कोई राजा ना हो। मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहा था, वहां कहा गया कि एक देश में 2 राजा भी हों तो प्रजा सुखी रहेगी, क्योंकि दोनों राजा कोशिश करेंगे कि प्रजा की भलाई करें, जिससे कि प्रजा उनको मान्यता दे और वो उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कर पाए। लेकिन ये तो राजा रहित प्रजा की हालात होती है कि कुछ बड़े लोग समाज को लूटते रहते हैं, जल जंगल जमीन भू संपदा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, और बाकी लोग बेबस लाचार होकर के अपमान की, बदहाली की जिंदगी जीते रहते हैं। यही हालात अपने हिंदुस्तान की बनी हुई है। मानो इस देश का कोई मालिक ही नहीं है।
मानो इस देश का कोई पॉलिटिकल सिस्टम वर्किंग में ही नहीं है। आज स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर के टाइम मैगजीन तो एक पत्रिका मात्र है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से लेकर के, आईएमएफ से लेकर के, यूएनओ से लेकर के और डब्ल्यूटीओ तक पूरी दुनिया के जितने भी टॉप शीर्ष संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को बिल्कुल धूल में मिला करके रख दिया। मानो भारत की क्या प्रतिष्ठा बची है? भारत का गौरव, भारत का सम्मान, भारत की इज्जत पूरी दुनिया में उसके ऊपर बट्टा लग गया। न इस देश की प्रतिष्ठा बची, न देश के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा बची। कितना ताकतवर ये भारत। एक तरफ अपने देश में यदि हम केवल 12-13 इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें, आर्थिक क्षेत्र जैसे गोल्ड से लेकर के, शेयर बाजार से लेकर के, तमाम जो मैं अभी आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं, इस देश के अंदर सोना लगभग 1 लाख टन है, करीब 300 लाख करोड़ रुपए का। शेयर मार्केट इस देश का 70 से 100 लाख करोड़ रुपए का है। और शेयर मार्केट में एक वायदा बाजार होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट, वह करीब 340 लाख करोड़ रुपए का। एक कॉमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जिसके अंदर मुख्य रूप से कृषि, सोना और चांदी, दूसरा कुछ मेटल्स, एल्युमिनियम आदि, और एनर्जी, ये 4 सेक्टर आते हैं। इसमें करीब 177 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वेल्थ है। फिर यदि हम बात करें माइनिंग की, देश में यूं तो करीब 89 प्रकार के मिनरल्स हैं, उनको हिंदी में भू संपदा कहते हैं, बांग्ला में भी भू खनिज, भू संपदा। जमीन के भीतर जो अपार धन दौलत भरी पड़ी है, जिसको कोयला कहते हैं, सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, गैस कहते हैं, हीरा कहते हैं, वो है करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए का। कितना है? उसमें से करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का हर साल अलग अलग जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, खनन करने वाले लोग हैं, निकालने वाले जो लोग हैं, जो कोयले को निकाल करके उससे एनर्जी बनाते हैं या और डिफरेंट सेक्टर्स में वो काम आता है, जिसमें से लोहा निकाल के, आयरन ओर निकाल कर स्टील आदि बनाते हैं, गैस निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉक्साइट से लेकर के, एल्युमिनियम से लेकर के तमाम तरह के बहुत महंगे महंगे खनिज निकालते हैं। कुछ तो रेयर मेटल्स हैं, बहुत ऐसे 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का। ये खुदरा बाजार करीब 25 से 50 लाख करोड़ रुपए का। लैंड, रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के आंकड़ों में करीब 20 लाख करोड़ रुपए, रियल टीम में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का। पॉलिटिक्स में करीब 15 लाख करोड़ रुपए। माताओं के श्रम का मूल्यांकन करो तो कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का। इसी तरह से यदि हम हेल्थ, एजुकेशन एंड ड्रग्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा उद्योग, ये सब उद्योगों का रूप ले चुके हैं। इन सब में कम से कम यदि हम 10-10 लाख करोड़ रुपए का भी वैल्यूएशन करें तो 30 लाख करोड़ रुपए। नक्सलवाद में तो बहुत खतरनाक तरीके से वो इतना बड़ा एक आर्थिक क्षेत्र बन चुका है, अब उसको तोड़ना भी मुश्किल। वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा सशस्त्र सेना उनके पास में है। उसके पूरे प्रबंधन के लिए, उनके हथियार देने के लिए, उनके जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके जितने भी उनके संबंधित कार्य हैं उनको संपादन करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें। और फिर इसी तरह से नकली करेंसी, ये तो बहुत खतरनाक देश के लिए। सरकार ने ही कई ऐसी कमेटियां बनाई, उनकी कमेटी के अनुसार 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए, सरकारी कमेटियों के अनुसार 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं बाजार में, जिसमें 100 के बहुत कम है, 500,000 के ज्यादा हैं। आप जरा फिर से आंकड़ा सुनना, 1 से 1.5 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के नकली नोट होंगे तो वो साल भर में कितने हाथों में घूमेंगे?
एक नोट कम से कम साल भर में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उसका पैरामीटर बनाया गया वो 50 हाथों में कम से कम घूमता है। तो 1 लाख करोड़ का मतलब हो गया करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था नकली करेंसी से चल रही है। अर्थात ये सारा पैसा फिर जा रहा है पाकिस्तान को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को और आतंकवादियों को। नक्सलवादी माओवादी इस धंधे में यद्यपि लिप्त नहीं है, लेकिन कभी कभी वो भी जो है धोखे में आकर के, उनके झांसे में आकर के कई बार अज्ञानता के कारण से सम्मिलित होते हैं। मुख्य रूप से आतंकवादी और हमारे दुश्मन देश नकली करेंसी अपने देश में भेजते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का वो कुल मिलाकर के करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अपने देश में अर्थव्यवस्था चलती है। हमारी इकोनॉमिक वेल्थ, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में हमारी कितना बड़ा इकोनॉमी का साइज है, यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक यह अनर्थ खत्म नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं जिस तरह से देश के करीब 99% लोगों को योग शास्त्र का सामान्य ज्ञान हुआ है, ऐसे ही बेसिक नॉलेज इस अर्थशास्त्र का भी देश के 99% लोगों को होना चाहिए। 1000 लाख करोड़ रुपए की देश की रियल इकोनॉमी है। यह इकोनॉमी का डिफरेंट सेक्टर्स में ओरिजिनल एक्चुअल साइज है। 1 लाख करोड़ रुपए की जिस देश की अर्थव्यवस्था हो, 20,000 लाख करोड़ रुपए की जिस देश के अंदर भू संपदाएं हो, 33 लाख वर्ग किलोमीटर का जिसका भू क्षेत्र हो, 400 लाख करोड़ रुपए जिस देश के अंदर अब तक लूट लिए गए हों, और यदि अलग अलग प्रकार से जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं की और तमाम तरह से देश का मूल्यांकन किया जाए, युवा शक्ति, यहां की जनशक्ति, यहां की चरित्र की शक्ति, सब तरह से भारत का मूल्यांकन किया जाए, तो भारत जैसा चरित्रवान, भारत जैसा गुणवान, भारत जैसा बलवान, भारत जैसा युवा, भारत जैसा महान और भारत जैसा धनवान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन इस बेईमानी के कारण से, इस लूट खसोट के कारण से, इस भ्रष्टाचार और काले धन के कारण से अपना देश पूरी दुनिया में अपमानित हो रहा है। यदि ये पिछले 65 वर्षों में जो पहले मुगलों ने लूटा, जो विदेशियों ने लूटा, शकों ने, डच ने, हुनों ने, पुर्तगालियों ने, और उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी ने, महमूद गजनवी ने, नादिर शाह से लेकर के तमाम जो है और लुटेरों ने जो लूटा, उस लूट को एक बार थोड़ा माइनस कर देते हैं। अंग्रेज जो लूट करके लेके गए, रॉबर्ट क्लाइव, तो सबसे ज्यादा उसने लूट यहां पश्चिम बंगाल में बनाई थी। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी लूट उसने की थी। पश्चिम बंगाल में पहले सबसे ज्यादा कारोबार हुआ करता था उद्योग के क्षेत्र में। संपूर्ण भारत में सबसे आगे, सबसे समृद्ध, सबसे धनवान, सबसे कोई पूरे देश के अंदर ताकतवर कोई यदि प्रांत था तो पश्चिम बंगाल था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी राजधानी यहीं पर बनाई थी। लूट का सामान उनको सबसे ज्यादा मिलता था। एक एक घर में 1-1 क्विंटल, 2-2 क्विंटल, 5-5, 10-10 क्विंटल सोना हुआ करता था। कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव 900 सोना चांदी के जो जहाज भर के लेके गया, सबसे ज्यादा लूट पश्चिम बंगाल में की। कितना जहाज लूट के ले गए? 900 पानी के जहाज जो पहले लूट के ले गए, उसकी बात छोड़ो। अब जो लूटा ना हमारे इन देशी बेईमानों ने 65 सालों में, वो ना लूटते तो भारत की जीडीपी होती 10 गुनी। ये सबको बताने जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं नोट कर लो और सबको जगाना। मैंने कहा हमें 99% साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जिनके हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। देखो, उद्योगपतियों की लड़ाई लड़ने के लिए फिक्की से लेकर के, एसोचैम से लेकर के और कई उनके संगठन हैं, वो जैसा चाहते वैसा इकोनॉमिक पैकेज ले लेते हैं। हर साल करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इकोनॉमिक पैकेज लेते हैं ये सब उद्योगपति लोग, कॉर्पोरेट हाउस।
सामान्य व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य व्यापारी तो इस देश की ताकत हैं, लेकिन वो साम्राज्यवादी ताकतें, वो मेगा कैपिटलिस्ट जो पूरी दुनिया के जल जंगल जमीन और भू संपदाओं पर एकाधिकार स्थापित कर चुके हैं, उनका एकाधिकार हमें खत्म करना है और 99% लोगों को उनका हक दिलाना है। ये छोटी लड़ाई नहीं है। मैं कह रहा था किसानों की आवाज उठाने के लिए कोई नेशनल लेवल पर कोई संगठन है, कोई बॉडी है? जैसे फिक्की है, एसोचैम है, ये सारे बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले, ये जाकर के बैठ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। ये जैसे चाहते हैं, हमारी सरकारें हमारी नीतियां नहीं बनाती, ये मेगा कैपिटलिस्ट हमारी, ये साम्राज्यवादी ताकतें हमारी नीतियां बनाती है हिंदुस्तान के अंदर। ये समझना होगा। ये सामान्य व्यापारियों को उजाड़ने का कुछ चक्कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशों में बैठी जो विदेशी कंपनियां, विदेशी ताकतें, वो सब कानून बनवा रही हैं। बोले अब हम हिंदुस्तान में जो है एफडीआई आएगा, अब सारे करीब 4 करोड़ लोग, इन सबको करीब इनमें 90% को बेरोजगार कर देंगे। कर लो, क्या करोगे? सामान्य व्यापारी इस देश की ताकत है, लेकिन ये जो बड़े लुटेरे बैठे हैं, दुनिया को 2 ही चीजों से सबसे बड़ा खतरा है। एक बैंक और बैंकर्स, एक ही बात है, बैंक बैंकर्स, और दूसरा मेगा कैपिटलिस्ट साम्राज्यवादी ताकतें हैं। मैं कह रहा था किसानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, वनवासियों की आवाज उठाने वाला राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं है जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री इनको अपनी बात कह सके। मजदूरों की, कारीगरों की आवाज उठाने वाला, बुनकरों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अरे मैं तो बाबा हूं, इसलिए मैं सबकी आवाज उठा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे बातें कह रहा हूं क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे किसान की पीड़ा पता है। मैंने मजदूर की तरह काम किया है खेत में, इसलिए मुझे मजदूर की पीड़ा पता है। और मैंने उन भूखे लोगों को, उनके दर्द को, वेदना को, पीड़ा को देखा ही नहीं, उसको जिया है। इसलिए मैं चाहता हूं मैं अपनी जिंदगी में 99% लोगों को न्याय दिला सकूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जरा इसको समझने की कोशिश करना। इसलिए पहले कुछ बातें बता रहा हूं। इस देश के वनवासियों को, आदिवासियों को अपनी जो उनकी मूल भूमि है उनसे बेदखल करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ी जो है, वहाँ कहीं पर जिंदल स्टील वाले आने वाले हैं, कहीं भूषण स्टील वाले आने वाले हैं, कहीं पर और रिलायंस वाले आने वाले हैं, वहाँ टाटा वाले आने वाले हैं, वहाँ कोल इंडिया वाले आने वाले हैं, क्योंकि नीचे तेल भरा पड़ा है, नीचे लोहा है, नीचे कोयला है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे इस देश की एक एक इंच जमीन पर और इस देश की भू संपदाओं पर 121 करोड़ लोगों का बराबर का हक है, लेकिन यह आवाज उठाए कौन? संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था की दृष्टि से और नैसर्गिक न्याय व्यवस्था की दृष्टि से, इसको अंग्रेजी में बोलो, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह हम ईश्वरीय अधिकार है हमारा, ये नेचुरल जस्टिस है। कोई नास्तिक है, कोई बात नहीं, नेचुरल जस्टिस को तो मानते हो ना। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया। भगवान ने इस धरती के 700 करोड़ से ज्यादा लोगों को बराबर का हक देकर के, भारत के 121 करोड़ लोगों को बराबर का हक देकर के इस धरती पर भेजा। ये नाइंसाफी भगवान की ओर से नहीं, ये नाइंसाफी सत्ता के सिंहासनों पर बैठे इन क्रूर जालिमों की ओर से हो रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको समझना। मैं कह रहा था आप लोगों को जाकर के बताना, उनको जगाना, वहां तक जाना है हमको। देखो, मध्यम वर्ग के लोगों से ही कोई क्रांति की अपेक्षा की जा सकती है। ये मेगा कैपिटलिस्ट, ये साम्राज्यवादी ताकतें हमारे लिए कोई क्रांति करने वाली नहीं है। ये विदेशी पूंजीवादी ताकतें हमारे लिए कोई क्रांति करने वाली नहीं है। ये बड़े बड़े घरानों में पैदा हुए राजकुमार और राजकुमारियां और विदेशी कुमारियां हमारे लिए कोई क्रांति करने वाली नहीं है, क्योंकि उनको इस देश के से क्या लेना देना। उनके पास तो करोड़ों अरबों के भंडार भरे पड़े हैं। उनके बच्चे तो फूलों की सेजों पर पलते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, बीमार हो जाएं तो विदेशों में जाकर के अपना इलाज कराते हैं। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी से आगे सोच ही नहीं पाता। इलाज तो उसके लिए सपना है, ऊंची पढ़ाई उसके लिए सपना है, ऊंचे पद उनके लिए सपना है। जब मैं कई बार ऐसी बात करता हूं, लोग कहते बाबा आप तो कम्युनिस्ट जैसे लगने लग गए हो। मैं न लेफ्टिस्ट हूं, न मैं राइटिस्ट हूं, न अपॉर्चुनिस्ट हूं।
मैं तो भगवत निष्ठ हूं, भगवान में, न्याय में, जस्टिस में, मानवता में अपनी निष्ठा रखता हूं, देश में अपनी निष्ठा रखता हूं। इसलिए अपने दिल का दर्द कहता हूं। भाई बहनों, जाकर के बताना 65 सालों में यदि एक भ्रष्टाचार ना होता और काला धन ना जमा होता तो हमारी जीडीपी 10 गुना ज्यादा होती। प्रति व्यक्ति आमदनी 10 गुना ज्यादा होती। चीन की तरह हमारा निर्यात 10 गुना ज्यादा होता। हम डेफिसिट की बजाय सरप्लस में होते। हमारी ग्रोथ रेट दुगनी होती, हमारी सेविंग दुगनी होती। वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी 1.5 ना होकर के 15 से 20% होती, जैसे कि 18वीं शताब्दी में हमारी भागीदारी करीब 25% थी। और रुपए डॉलर पाउंड की कीमत आज 1.50 और 1.80 का अंतर नहीं होता, रुपए डॉलर पाउंड बराबर होते। यह भारत की अर्थव्यवस्था होती। ये मैंने कितनी बातें बताई आपको? 7 बात बताई। यदि काला धन ना होता तो भारत में क्या होता? आज जीडीपी कितनी होती? प्रति व्यक्ति आय कितनी होती? 10 गुना। निर्यात 10 गुना। 3 बात तो ये हो गई। हमारी बचत कितनी होती? 2 गुना। आज जैसे करीब हमारी 35 से 40% के बीच बचत होती है ना, तो करीब ये 70 से 80% सेविंग में चले जाते हैं हम। फिर ये मैंने बताया, ग्रोथ रेट हमारी डबल होती, हमारी सेविंग डबल होती। फिर सरकार आज डेफिसिट में नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड पुअर्स से उसकी रैंकिंग घटा रहा है। डेफिसिट बोलते हैं सरकारी बजटीय घाटा। ये करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें 50% साधारण लोगों की इनकम को छोड़ दीजिए, जो 5-10 लाख रुपए जिनके पास में पैसे होते हैं, उनसे क्या टैक्स लेना। बाकी करीब 50% भी टैक्सेबल होता तो देश का टैक्स कलेक्शन होता करीब 50 लाख करोड़ रुपए। सरकार डेफिसिट की बजाय किस में होती? सरप्लस में। ये छठी बात। और 7वीं बात, भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में इस समय भागीदारी, जैसे वर्ल्ड जीडीपी करीब 80 ट्रिलियन डॉलर की है, तो हमारी जो जीडीपी है ना, वो बहुत मामूली सी है। हमारी जीडीपी है 1.5 की। वर्ल्ड की जीडीपी की तुलना करते हैं ना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यदि ये काला धन भ्रष्टाचार ना होता तो 15 से 20% वर्ल्ड जीडीपी की भागीदारी होती भारत के हिस्से में। ये 7 बातें समझ में आई? ये सब नर्क बना के रख दिया इन लुटेरों ने। आपसे मैं बात ये कर रहा था, हमारे लिए प्रश्न ये है, जिन 99% लोगों के लिए हमको लड़ाई लड़नी है ना, वो बेचारे अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। पैसा सबको चलाता है, लेकिन ये पैसा कैसे चलता है इसको समझने के लिए मुझे 5 साल लगे। ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था नहीं, यह अनर्थ व्यवस्था है। बड़ा खतरनाक चक्र है इसमें। श्रम का मूल्यांकन, पैसे की छपाई से लेकर के और कमाई तक, पैसे की छपाई से लेकर के और कमाई तक किसको कितना मूल्य मिलेगा मेहनत का। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, बहुत गहरा और बहुत तार्किक प्रश्न है ये, बहुत गंभीर और बहुत सरल भी है। एक आदमी दिमाग से मेहनत करता है, एक आदमी हाथ से मेहनत करता है। जैसे दिमाग से मेहनत करने वाला कोई भी एक व्यक्ति ले लेते हैं, जैसे एडवोकेट, जैसे आजकल कई तरह के सलाहकार होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई भी जो दिमाग से सलाह देता है तो कोई उसका दिमाग कम हो जाता है? कोई भी सलाह देने से, कोई एडवोकेट हमें सलाह दे कि भाई ये तुम्हारा जो केस चल रहा है इसमें ये धाराएं लगेंगी, इस तरह से बहस करनी पड़ेगी, और जाकर के बहस कर ले, तो क्या उस वकील का दिमाग खराब हो जाता है? बढ़ता है? ठीक है। और एक आदमी जो जाकर के स्टील की फैक्ट्री में, कोयला की फैक्ट्री में, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, सीमेंट की चद्दरें बनाने वाली फैक्ट्री में, पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उनको जल्दी टीबी और कैंसर की बीमारियां होती हैं। जितने भी मैंने इंडस्ट्री बताई है सब बहुत पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है। इसमें जो आदमी मेहनत करता है, उसको मेहनत करके उसको शारीरिक नुकसान होता है कि नहीं होता? तो पैसा शारीरिक मेहनत करने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए या जो है दिमाग से मेहनत करने वाले को? कुछ कहे, अब देखो ये फंस गए ना,
मिलना चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए तो बराबर का तो कर दो, बराबर का नहीं तो आधा तो दे दो, आधा नहीं तो कम से कम 1/4 तो दे दो, 1/4 नहीं तो 10वां हिस्सा तो दे दो उसको, तो भी आर्थिक अन्याय खत्म हो जाएगा। ये इकोनॉमिक इनजस्टिस क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ऐसे, शारीरिक मेहनत करने वालों के पास पैसा बहुत थोड़ा सा, और जो दिमाग वाले जो शातिर लोग हैं, तेज लोग हैं, वो बोलते हैं उन्होंने पढ़ाई की ना 5 साल, वो एडवोकेसी का कोर्स किया, फिर कानून पढ़ना जानते हैं। अरे वो 5 साल में एडवोकेट बन गया होगा, किसान बनने के लिए तो 15 नहीं 20-25 साल सर्दी गर्मी आंधी तूफान खेत में मेहनत करनी पड़ती है, तब पता लगता है गेहूं कैसे बोया जाता है, बाजरा कैसे बोया जाता है, गन्ना कैसे बोया जाता है, चना कैसे बोया जाता है, चौलाई कैसे बोई जाती है, दाल कैसे बोई जाती है, मूंग की, चने की, अरहर की। कितने बड़े बुद्धिमान हो, उनसे जा करके किसी जो है इनसे पेंट बना करके दिखा दो। अच्छा यूं कहते हैं इनके पास तेज दिमाग है इसलिए इनको ज्यादा मिलेगा। अभी पूरी दुनिया के अंदर आईक्यू लेवल के ऊपर रिसर्च हुआ। जो गरीब लोग जिनको कहा जाता है मजदूर हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, वनवासी हैं, जो भी झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, जो गरीब लोग मानते हैं, जिनको हम दया का पात्र मानते हैं, और कभी 100, 200, 500 रुपये उनके लिए कोई मिठाई दे दें, कपड़े दे दें, पुस्तकों के लिए पैसा दे दें, तो हम कहते हैं हम बड़े पुण्यवान हैं, हम देखो कितने बड़े दानी हैं। अरे मेरे भाई देखो, उनके विचारों की जिंदगी खराब है क्योंकि उनकी कोई आवाज उठाने वाला, उनको कोई हक दिलाने वाला नहीं। उनका आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया तो पता लगा कि झोपड़ियों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोगों के दिमाग महलों में रहने वालों की बनिस्बत ज्यादा तेज है, उनका आईक्यू लेवल। ये महलों में रहने वालों लोगों के तो दिमाग जो है, उनके आईक्यू लेवल तो पिक्चर में, कार्टून में और बर्गर में, पिज्जा में, कोल्ड ड्रिंक में खत्म हो जाते हैं। मेरे से एक बोला बाबा जी आप कहां पढ़ाई की? मैंने कहा हमने तो पेड़ के नीचे पढ़ाई की है। बोले आपको इकोनॉमिस्ट का, आपको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का भी इतना ही नॉलेज है, आपको मेडिकल साइंस का भी नॉलेज है, आपको पॉलिटिक्स का भी नॉलेज है, आप ये जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं, फलाना, ये कहाँ से पढ़ते हो? मैंने कहा पढ़ाई भीतर से नहीं, पढ़ाई बाहर से नहीं, पढ़ाई भीतर से होती है। ज्ञान का स्रोत तो स्वयं भगवान है, एक बार उसके साथ कनेक्शन जोड़ लो, सारा ज्ञान हो जाएगा। ये जो सामान्य लोग जिनको हम बोलते हैं ना, इनका भी आयु के लेवल उतना ही ज्यादा है। ये भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS, ये सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन क्या चक्कर किया जाता है, मैं बड़े बड़े संगठनों में सब जगह जाता हूं क्योंकि भगवान के अनुग्रह से और जो भी मैं अपना पुरुषार्थ करता गया, निष्काम भाव से कर्म करता गया, तो अब मुझे सारी दुनिया के लोग बुलाते हैं। मैंने देखा मामला बहुत गड़बड़ है। मैं CA, जितना भी देश का जो CA का वो करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब से हमारा बहुत प्रेम है। मैंने कहा भाई तुम CA कितने तैयार करते हो? बोले जी हम उतने ही तैयार करते हैं जितने देश को जरूरत है। हमारा एक भी CA हिंदुस्तान में बेरोजगार नहीं है। डॉक्टर भी उतने ही तैयार करते हैं, इंजीनियर भी उतने ही तैयार करते हैं। दरअसल ये क्या है, सब बच्चों को यदि अपने देश की भाषा में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के सेंटर ये सब बराबर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा, और कोई भी जिसको हम कहते हैं ना इनकी तो इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये तो अकुशल श्रमिक हैं, ये तो खाली पक्षपात, खाली उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये क्यों बनाई गई है 2 क्लास? हिंदी में पढ़ने मत दो, और उनके लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मत बनाओ जो सामान्य लोग, घरों में लोग पैदा हुए हैं। उन गांवों के, उन वनों के, जंगलों के, उन झोपड़ियों के अंधेरों से पैदा होकर के बहुत कम ही लोग बाहर निकल पाते हैं। बाकी की जिंदगी तो उन्हीं में दब करके बीत जाती है। और यदि कोई बाहर निकलता भी है तो वो किसी के हक की आवाज़ नहीं उठाता। वो सोचता है मैं बड़ा हो गया तो मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं। लेकिन मैंने सोचा मेरा ही जैसा आत्मा सबके भीतर रहता है, मुझे तो सबके ही भले के लिए सोचना है, एक के भले के लिए नहीं सोचना। एक माँ के घर में यदि
5 बच्चे हों, एक उसमें मजदूर हो, एक उसमें कारीगर बुनकर जो भी जिसको हम मजदूर बोलते हैं, एक उसमें किसान हो, एक उसमें मजदूर हो, एक उसमें वनों में रहने वाला हो खेत में, और उसमें से एक एडवोकेट हो, एक उसमें से IAS ऑफिसर हो, तो माँ क्या चाहेगी? सब बच्चों का भला चाहेगी, या वो खाली जो IAS बन चुका है या डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन चुका है उन 2 का ही भला चाहेगी? तो जैसे माँ सबका भला चाहती है, ऐसे हम सब भारत माता के बेटे हैं। ये धरती माँ सबका भला चाहती है, वो भगवती माँ सबका भला चाहती है। हम सबको इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहना चाहिए। ऐसा भारत हमको मिलकर भाई बहनों, ये कुछ मुद्दे हैं, आप इनको सबको याद कर लेना। 4 पेज, 2 दिन की 4 दिन, एक दिन में 1 पेज भी याद कर लेना बहुत होगा, तो 4 दिन में याद कर लेना। सब याद करोगे ना? सब हाथ उठा के संकल्प लेके जाओ। याद करोगे ना तो फिर ये रिकॉर्डिंग ऐसी चालू हो जाएगी तुम चुप बैठ ही नहीं सकते। बोले भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। वक्त आ गया, जागने का 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 वक्त। ओ खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। घुमड़ता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, घुमड़ता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, जागने का। ओ मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी, मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी, काल की कराल जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए मौत को वही झुका गया, झुका गया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, जागने का। ओ सरहदों की वो पहाड़ियां झांकती हमें निहारते, सरहदों की वो पहाड़ियां झांकती हमें निहारते। लो सुनो वहां की घाटियां गूंजती हमें पुकारते, लो सुनो गूंजती हमें पुकारते। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया। हाँ, जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का। बोले भारत माता की। देश के 7 लाख से ज्यादा वीरों ने भारत माता को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उनको ये पता होता ना कि हमारी कुर्बानी कोई नीलाम कर देंगे,
भ्रष्टाचार करके, काला धन करके, विदेशी कंपनियों को देश को सौंप करके, तो क्या वो कभी अपनी बलिदान देते? यदि उनको ये पता होता कि देश की आजादी काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था और विदेशी कंपनियों की भेंट चढ़ जाएगी, सत्ताओं पर बैठ जाएंगे और देश को नोच नोच करके खाएंगे, तो शायद वो कभी अपना बलिदान न देते। आज अभी भी चीन रोज षड्यंत्र रचता है, कभी भी भारत और चीन का युद्ध हो सकता है। और पाकिस्तान तो रोज मानो शेर को चूहा डराता है, रोज वो कहता है आ जाओ। अरे ये अपने देश की हालात ने इतनी खराब हो चुकी है, हमें अब बहुत बड़ा काम करना है। तो मैं बात आपसे कह रहा था, हमारे सामने बहुत प्रश्न हैं। और देखो, अब ये सब बातें तो याद कर लेना, आप सबसे जाकर के कहना। अभी जो आज की बैठक लेने आए ना, इसके उद्देश्य क्या है? पांचों संगठनों को जिला और तहसील स्तर पर मजबूत बनाओ, जहां पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना से युक्त एक अच्छे इंसान का निर्माण करने में काम करे। क्योंकि जब तक एक अच्छा इंसान नहीं होगा, एक अच्छा हिंदुस्तान और एक अच्छा जहान बन ही नहीं सकता। इसलिए पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का काम है रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना युक्त अच्छे इंसान का निर्माण करना। और भारत स्वाभिमान, युवा भारत और किसान पंचायत के दो काम हैं। एक तरफ इंसान को अच्छा बनाना और दूसरी तरफ अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए आंदोलन भी करना। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि का मुख्य कार्य यद्यपि सेवा का है, सृजन का है, रचनात्मक सेवा का है। और भारत स्वाभिमान, युवा भारत और किसान पंचायत का दोनों काम है, एक तरफ सेवा और दूसरी तरफ आंदोलन। अब ये एक बड़ा काम, और इसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर तो आंदोलन को मजबूत बनाना, ये संगठन को मजबूत बनाना ही है। अब संगठन को आंदोलन समितियों के माध्यम से गांव तक लेकर के जाना, उनको बताना है कि भाई आज जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो सारे भ्रष्ट, बेईमान, साम्राज्यवादी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं, उनको तो एक पल भी हम रास नहीं आते। लेकिन जिनके लिए मर रहे हैं, खप रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके लिए कोई मर रहा है, खप रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। उन किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, ग्रामवासियों को, दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को, जो सामान्य लोग हैं जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बताओ तो सही, भाई तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम थोड़ा तो साथ दो। उनको जाकर के बताओ, उनको जगाओ। एक तरफ ये 400 लाख करोड़ रुपए लाना, आगे से करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं को लूटने से बचाना, करीब 1,000 लाख करोड़ रुपए की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें से सामान्य व्यक्ति को उसका हक दिलाना। फिर भ्रष्टाचार जो लोकतंत्र की जड़ें खोखला कर रहा है, उसको मिटाने के लिए क्या उपाय है? उसको मिटाने के लिए 3 उपाय है। एक तो 4 संस्थाएं जो वर्किंग में हैं, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग। बड़े भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई की, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार, अब तो सीबीआई गवर्नमेंट की कठपुतली बन के काम करती है 99%, 1% ही कोई ठीक काम करती है। सीबीआई, सीवीसी जो सरकारी डिपार्टमेंटल जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए। फिर कैग पूरी सरकार का लेखा जोखा रखती है, सरकार को जो आमदनी हुई टैक्स आदि से, नेचुरल रिसोर्सेज से, तमाम चीज़ों से, उसका फिर जो विकास में खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं या बीच में खा जाते हैं, उसको जानकारी, उसका पूरा हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी तो कैग की। और 5वीं संस्था राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चुनाव में जो धांधलियां करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, बाहुबली, धनबली और सब अपराधी, दुराचारी, व्यभिचारी, तमाम तरह के लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब वहां निष्कलंक बेदागी लोग पहुंच पाए, इसके लिए जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और 5वीं संस्था लोकपाल, जो सारे तरह के भ्रष्टाचारों को संगठित रूप से देखे और उसको फिर जो जहां जहां उसको जांच करनी, एक जो है उसके ऊपर प्रामाणिक रूप से काम कर सके। तो एक संस्था तो बनाए, और ये चारों जो 4 बन चुकी संस्थाएं हैं, इनके प्रमुख की नियुक्ति निष्पक्ष हो। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट अपने कठपुतलियों को उनका अध्यक्ष बना देती है, उनका प्रमुख बना देती है। तो एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, एक मुख्य न्यायाधीश, या 2 रूलिंग पार्टी, 2 अपोजिशन और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो जस्टिस हो पाएगा देश के साथ। दूसरा काम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। मैंने कोई भी आदमी का काम नहीं होता यदि सरकार के कहीं कार्यालय में
तो उसको ऊपर तुरंत 7 दिन में काम होना चाहिए, 15 दिन में या 1 महीने में, कोई भी कितना ही बड़ा काम हो। यदि 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने में काम के अनुसार उसका समय निर्धारित किया जा सकता है, उतने दिन में वो सरकारी ऑफिसर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, उसकी तनख्वाह कटनी चाहिए, और फिर भी नहीं करता तो उसको सस्पेंड करने का प्रोविजन होना चाहिए। तीसरा काम है, खाली कानून बनाने से कभी कोई देश नहीं चलता है जब तक कि देश के लोगों के भीतर सदाचार की प्रवृत्ति ऊंची ना हो, जीवन मूल्य ऊंचे ना हो। इसलिए ये सदाचार की शिक्षा मिलती है बच्चों को घर से, माँ बाप से और स्कूल से। तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और स्कूल में उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि माँ बाप के पास बच्चे रहते हैं 2-4 घंटा, स्कूल में रहते हैं 8-10 घंटा, हॉस्टल में तो पूरा 25 साल बच्चों को वहीं बीता है। तो 25 साल जब तक हमारे देश के युवाओं के बच्चों के अच्छे नहीं होंगे, उनके आगे के इस 50-75 साल अच्छे हो ही नहीं सकते। फिर यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, इसके बारे में लोगों को जाकर के बताना। मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं, लोगों से बोलना। देखो, पहले हमको बहकाया कि हम जो है ना वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के और अपने देश का विकास कर देंगे। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के देश के इंटरनल जो इकोनॉमिक डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कर्ज लेकर के करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज ले चुके हैं। ये पहले कर्ज लेकर के हमको विकास के सपने दिखाए कि ख्वाब दिखाए कि सबके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, सारे देश की तरक्की हो जाएगी। फिर विदेशी कंपनियों के हवाले पूरे देश को कर दिया। करीब 50% आज देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इन विदेशी कंपनियों का कब्जा है। फिर जो है सामान्य जो गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनको, पिछड़े लोग हैं, उनको बोले तुम्हें आरक्षण देकर के तुम्हारी तरक्की कर देंगे। किस बात का आरक्षण? आरक्षण या तो शिक्षा में दिया जाता है या नौकरी में। अरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था कर दो कि हिंदुस्तान के सब बच्चों को बराबर की पढ़ाई का हक मिल जाए, आरक्षण की जरूरत का, और हर हाथ को काम मिल जाए। तो फिर कहाँ आरक्षण? आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया हमको, और अभी एफडीआई का झुंझुना पकड़ाने की तैयारी हो रही है। विदेशी कंपनियों के हाथों में आधे से ज़्यादा देश सौंप चुके हैं। ये देश को कर्ज के में डुबो चुके हैं, कर्ज में देश को डुबो चुके हैं। ये सब बातें बताना और लोगों को खड़ा करना कि हमसे, लोगों को ये बात कहना, लोगों को बताना जा करके। क्या बोले? हमारे पास में 10 लाख रुपए भी है, 20 लाख रुपए है, तो सरकार क्या पूछती है? बोलो कहाँ से लेके आई? पूछती है कि नहीं? और फिर क्या करती है? छापा डालती है, पुलिस लेके पहुंच जाती है और अपराधियों की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करती है, और तुम नहीं बताओगे तो जेल में ठोक देती है। जब हमसे 10-20 लाख रुपए का हिसाब मांगते हो, हम 10-20 लाख रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और हमने गलत किया है तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुमने तो 10-20 लाख करोड़ नहीं, तुमने तो 400 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक देश में क्या 2 कानून हो सकते हैं क्या? हमसे तो 10-20 लाख रुपए का भी पूछ लो, और हमने 10 लाख 20 लाख करोड़ जो एफडीआई के माध्यम से लेकर के आए। मैंने कहा भाई इनके मालिकों का नाम तो बता दो। बोलो नहीं बताते। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुक जाओ अभी तो। हमारे पास में 10 लाख रुपए आ जाए, 20 लाख रुपए आ जाए तो हिसाब पूछते हो, पूछ लो। गलत क्या है? जेल में ठोक दो, ले लो सब। लेकिन तुमने जो लूटा है ना, तुम्हें भी हिसाब देना ये है। हाँ? तो एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे? अब सरकार के आजकल जो बयान आ रहे हैं ना, बड़े हास्यास्पद है। बोले हमारी पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, हम देश को क्या दिशा देंगे? अपने आप ही बोल रहे हैं। बोले हमारे भीतर कोई निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। निर्णय क्षमता सरकार की समाप्त हो चुकी है। पहले हम बोलते थे ये सरकार डायलिसिस पर है, अर्थी सच चुकी है, अब अंत्येष्टि बाकी है। तो अब तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते, हम दिशाहीन हो चुके हैं, निर्णय नहीं ले सकते, और हमारे अंदर जिम्मेदारी लेने की भी क्षमता नहीं। बस जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है तो अपने मौज मस्ती करो, क्यों देश को नर्क में डाल रहे हो? तो ये ठीक नहीं है। फिर अच्छा, सामान्य लोग क्या सोचते हैं? सामान्य कार्यकर्ता बोले बाबा जी हम किसान लोग, हम नौकरी पेशा वाले लोग, हम दुकान धंधा करने वाले लोग, साधारण लोग, हम कैसे इस व्यवस्था को बदल पाएंगे? ये तो इनके पास में मनी पावर, मिलिट्री पावर, मसल पावर, ये तो बहुत बड़े बड़े गुंडे शातिर जाहिल, इनसे कैसे लड़ेंगे हम? सोचते हो ना? बाबा जी
हम तो नौकरी पैसे वाले हैं, हमको तो नौकरी से बर्खास्त कर दे। इनके बाप की हिम्मत नहीं किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दे। हम नौकरी अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। नौकरी करना वो हमारा धर्म है, उस टैक्स का पैसा का हमको वेतन मिलता है। लेकिन उसके बाद में क्या नौकरी कर रहे हैं तो क्या घर नहीं चलाते हो? क्या नौकरी करते होता रोटी नहीं बनाते अपने बच्चों के लिए? माताओं, तुम नौकरी करते हो तो क्या अपने बच्चों के लिए और दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभाते? क्या तुम्हारा खेत है तो क्या उसमें जो है नौकरी करते हो तो क्या खेती करना बंद कर दोगे? क्या नौकरी करते हो तो बाकी घर परिवार के काम करना बंद कर दोगे? बच्चों की ब्याह शादी नहीं करोगे? नौकरी करते हैं हम तो। अरे नौकरी करते हो, जैसे घर को संभालते हो ऐसे नौकरी करते करते देश को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। देश ही हमें तनख्वाह देता है, ये बेईमान तनख्वाह देते नहीं, ये तो खुद नौकर हैं। हम नौकरी करने वाले बाबा जी कैसे देश को बचाएंगे? हम धंधा करने वाले, अरे हम ही बचाएंगे देश को। देखो, कभी भी छोटा मत सोचो। साधारण घरों में ही असाधारण लोग पैदा होते हैं, इस बात को समझ लेना। तो तुम अपने आप को कमजोर मत मानो, पहली बात तो ये अपने हृदय में ठान लो। पहले लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल था, आजकल लड़ाई लड़ना बड़ा आसान हो गया है। यदि मैं पहले लड़ाई लड़ता ना तो आज तक तो मैं 1000 बार मर चुका होता। अभी मैं जिंदा हूं और रोज इनकी छाती पर खूंटा ठोकता। आज मैं अपने उन सब भाई बहनों का जिन्होंने अभी तक जो उनको जिम्मेदारी दी उसको काफी हद तक निभाया है, अब असली बारी है। ये 9 अगस्त की तैयारी ही नहीं, अब 9 अगस्त तक जो काम करेंगे उसमें यह भी पता लगेगा कि आखिर संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और भागवत निष्ठा में कौन प्रामाणिकता से काम कर रहा है। और जो प्रामाणिकता से काम करेंगे उन्हीं को आगे और बड़े दायित्व और नेतृत्व का काम सौंपा जाएगा। ये पूरे संगठन का एक विजन आपको बता दिया है। क्योंकि अब हमको भावना की तो आवश्यकता है, लेकिन भावना मात्र से बात नहीं बनती, कर्म प्रधान जगत है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, स्वधर्म को निभाना पड़ेगा, राष्ट्र धर्म को निभाना पड़ेगा। ये 9 अगस्त की तैयारी ही नहीं, अब 9 अगस्त तक जो काम करेंगे उसमें यह भी पता लगेगा कि आखिर संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा और भागवत निष्ठा में कौन प्रामाणिकता से काम कर रहा है। और जो प्रामाणिकता से काम करेंगे उन्हीं को आगे और बड़े दायित्व और नेतृत्व का काम सौंपा जाएगा। ये पूरे संगठन का एक विजन आपको बता दिया है। क्योंकि अब हमको भावना की तो आवश्यकता है, लेकिन भावना मात्र से बात नहीं बनती, कर्म प्रधान जगत है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, स्वधर्म को निभाना पड़ेगा, राष्ट्र धर्म को निभाना पड़ेगा। भाई हमारे गोपाल जालान जी, बकुल जी, दिलीप जी, सुनील जी, शुभेंदु जी, नंदुलाल जी, और बहनों में बहन कावेरी जी, बहन रासमणि और मली और ज्योतिका और शुल्क, सफला, शुक्ला, मीठू भी है, साफीना और महामाया, ये बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंडल प्रभारी के तौर पर एक तरह से इनको दायित्व दिया, एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में पिछले 5-7 वर्षों में संगठन को और गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। पहले ही दिन से हमारे भाई सुव्रत जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है, अपना पूरा तन मन धन जीवन, और इनकी माँ जाते जाते मुझे ही सौंप के चली गई। भाई सुव्रत को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब पिछले कुछ दिनों से भाई सुधांशु को केंद्रीय प्रभारी के रूप में सेवा दी है, वो भी बीच बीच में आके सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। भाई सुधांशु जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। यहां मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर बहनों का संपूर्ण दायित्व पूरे देश भर में, पूरे संगठन में करीब 30 से 50% महिलाओं की भागीदारी है। यहां पर भी 30% से ज्यादा पूरे पश्चिम बंगाल में बहनों की भागीदारी है। एक बार सब बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो क्योंकि अभी पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत, सब संगठनों के भी भाइयों को बुलाया गया, यहाँ उपस्थिति देख करके हम 30% कह सकते हैं, लेकिन पूरे संगठन में
मुझसे तापसी बोल रही है कि करीब बहनों की भागीदारी बाबा जी कम करके मत आंको, इनकी बराबर की भागीदारी है। एक बार इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही महाराष्ट्र में करीब बराबर की भागीदारी है, गुजरात में करीब बराबर की भागीदारी है, कई प्रदेश हैं जहां करीब बराबर की भागीदारी है, नहीं तो 30 से 50% औसत बहनों की भागीदारी है। उन बहनों का मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर डॉक्टर विदुषी बहन, श्रद्धामयी बहन सुमन उनका मार्गदर्शन करती हैं। उनका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और बहन तापसी को, वो तो हम उसको बेटी भी बोल देते हैं, बेटा भी बोल देते हैं, दोनों ही भूमिकाओं में रहती है। इससे बहुत ऊर्जा वाली बहन है। बहन तापसी को भी सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। और यहाँ भाई हमारे उत्पल जी और जिनको यहाँ सहराज्य प्रभारी के तौर पर दायित्व दिया गया है, ऐसे भाई अनूप जी को भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बहन तापसी का पापिया बहुत सहयोग करती है हर पल। उनको पापिया को अब राज्य प्रभारी का दायित्व दे दिया है बहनों का, उनको भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब बहनें उनका साथ दे रही हैं। हमारे दिलीप सेनापति जी, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन, अपना संपूर्ण अस्तित्व ही पतंजलि योगपीठ के लिए अर्पित कर दिया है। अपना वारिस भी मुझे या पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान को ही अपना बना दिया है। भाई दिलीप सेनापति जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा ऊंची भावना वाले सभी कार्यकर्ता यहां पर हैं। देखो ये काम बहुत बड़ा है। मैं तो पहली बार यहां जब आया था तब भाई सुशील गोयनका जी ने एक शिविर रखा था, तो जगह छोटी पड़ गई थी क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया था। तब से मैंने देखा, पहले पश्चिम बंगाल से मेरा सबसे पहला परिचय तो मेरे गुरुकुल की सखा सहपाठी, ऐसे मेरे बड़े भाई हैं वो, लेकिन क्योंकि गुरुकुल में हम पढ़ाई में उनसे आगे थे, इसलिए जो है वो उनके साथ इतना प्रेम है हमारा। स्वामी मुक्तानंद जी, इस उनका पतंजलि योगपीठ में आप लोग मंच पे कम आते हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इस पश्चिम बंगाल की मिट्टी ने हमको एक ऐसा लाल दिया है। आज वो पतंजलि योगपीठ के हमारे सब कोषाध्यक्ष वही हैं, लेकिन कोष के 1 रुपए से भी उनको कोई आसक्ति नहीं। ऐसा कोषाध्यक्ष, ऐसा वित्त मंत्री हमारे हिंदुस्तान का बन जाए तो कल्याण हो जाए। वो हर साल कितना किलो सोना का भस्म बनवाते हैं। उनकी ये जो हीरे की भस्म बनती है, सोने की भस्म बनती है, उनकी निगरानी भी बनती है। नहीं तो पता लगा सोना का भस्म तो सोना ही कहीं चला गया। कितना किलो सोना का मुझे तो पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही देखते हैं। सोना और हीरे से लेकर के जो और ऐसे जो बहुत महंगी महंगी दवाइयां उनकी निगरानी में बनती है, खुद देखते हैं उनको। और कड़क इतने हैं कि 100 फीट दूर से ही ऐसी डांट मारते दूसरा वहीं थर्रा जाए। ये तो बंगाल के लोगों के जीन्स में ही कुछ होता है। मेरे सामने ही तुम शांत होकर के पता नहीं कैसे बैठ जाते हो, नहीं तो और पूरा पतंजलि योगपीठ जो इतना खूबसूरत लगता है, पूरा बागवानी की जिम्मेदारी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों को फूल बहुत प्यारे लगते हैं। हम जो गुरुकुल में पढ़ा करते हैं वो छात्रवृत्ति के पैसे से है और वो फूल खरीद के ले आए। तो हम जो है वो पैसे से घी खरीदे, दूध पिए, फल खाएं और ये फूल लेके आए। मैंने कहा मुक्तानंद मेरे भाई ये क्या कर रहे हैं? दूध पी, घी खा, सेव खा, केला खा, वो गुलदाउदी लेके आऊंगा। अब हमको ही नहीं पता है गुलदाउदी क्या होता है। वो सैकड़ों हजारों प्रकार के फूल, तो अच्छा हमको अच्छा लगता है, सब भगवान की कृति है, लेकिन हमको वो सब जब गुरुकुल में पढ़ा करते तब गुरुकुल में ला के फूल बो दे, वहां सब अनाड़ी आदमी सब बोलते थे ये मुक्तानंद पागल है, इसको फूल ही फूल दिखता है। लेकिन आज पतंजलि योगपीठ शायद देश का सबसे सुंदर संस्थान है, तो उसमें स्वामी मुक्तानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा पश्चिम बंगाल से परिचय श्रद्धेय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के संपर्क से शुरू हुआ।
कितना साल पहले, करीब 25 साल पहले। उससे पहले मुझे नहीं पता था पश्चिम बंगाल किधर है। हम तो गांव के आदमी, हमको ये हिंदुस्तान का नक्शा भी ज़्यादा पता नहीं था, इधर कौन कौन किधर रहता है? लेकिन वो 25 साल की मित्रता, जब मैं पश्चिम बंगाल में आया तो मैंने पाया यहाँ तो सब मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जैसे मुक्तानंद जी से मैं प्यार करता हूँ। ऐसा ही सब भाई बहनों।